हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में सीखा। आज गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग के रूप में गंगा नदी तंत्र गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के परिणाम स्वरूप जो संयुक्त धारा प्रवाहित होती है उसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी, तो जो भागीरथी नदी है यह गोमुख से निकलती है और अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद अलकनंदा से कई नदियाँ आकर के दाएं तट से और बाएं तट से मिलती हैं और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिल जाती है तब वहाँ से गंगा के नाम से वो जानी जाती है। अब गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। वहाँ से प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक प्रवाहित होती है और प्रयागराज से फरक्का तक पश्चिम बंगाल में है। फरक्का तक यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। फरक्का से ये फिर आगे यह इसकी जो दिशा होती है गंगा नदी की पुनः दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है और आगे जाकर के यह पुनः भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जहाँ से हुगली वितरिका अलग होती है यह पुनः फिर से भागीरथी के नाम से जानी जाती है पश्चिम बंगाल में। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और जब जमुना नदी से पद्मा नदी का मिलन होता है वहाँ से संयुक्त रूप में ये मेघना के नाम से आगे जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, मैं नोट करता चलूँगा, ठीक है। अब जो गंगा नदी है तो गंगा नदी का जो विस्तार है वो देश के लगभग 1/4 भूभाग पर मिलता है। इस आधार पर यह भारत की सबसे बड़ी द्रोणी मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी द्रोणी। तो यहाँ पर इसकी पहले तो हम लोग लंबाई की बात कर ले। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं नोट करता चल रहा हूँ। ट्रिक के साथ भी हम लोग समझेंगे। इसी में पंचप्रयाग को भी जानेंगे, गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे। गंगा नदी भारत के एक चौथाई भाग पर विस्तृत है। इस प्रकार यह भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है। भारत की सबसे बड़ी द्रोणी है। यदि दूसरी द्रोणी की बात करें, सेकेंड नंबर की द्रोणी, तो सिंधु नदी। सेकेंड नंबर की द्रोणी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र है। तीसरे नंबर की गोदावरी। चौथे नंबर की कृष्णा। पांचवें नंबर की ब्रह्मपुत्रा और छठे नंबर की महानदी। तो ये द्रोणियाँ हो गई भारत में जो गंगा नदी की सबसे बड़ी द्रोणी है। अब यदि आप बात करें तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी
दो देशों से कौन कौन से देश हैं? तो एक भारत है और दूसरा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी दो देशों से, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो तंत्र है, तो गंगा नदी तंत्र उपजाऊ मैदान वाला भाग है। तो गंगा नदी तंत्र में अधिक उपजाऊ वाला भाग है, इस कारण से यहाँ पर कृषि योग्य भूमि अधिक है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे जनसंख्या का दबाव भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। दूसरी इसकी यदि विशेषता की बात करें तो गंगा की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। तो गंगा नदी का बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। लेकिन अन्य देशों में जो विकसित देश हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनका अपना एक आर्थिक महत्व है। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, अन्य देशों में जो बड़ी नदियाँ हैं उनका अपना एक आर्थिक महत्व है और उन नदियों के माध्यम से तमाम प्रकार के पदार्थों का, खनिज पदार्थों का आयात और निर्यात होता है, जो उस देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही मददगार होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ों का केंद्र बना दिया गया है, इसलिए ये गंगा नदी का सही से उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि गंगा नदी का सही से उपयोग करे तो ये भी आर्थिक विकास में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, लेकिन इसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया गया है। अब इसके बाद जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी भारत में कुल कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से, कौन कौन सा क्रम से चलेंगे हम लोग? तो उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, झारखंड से प्रवाहित होती है। देखिए कितने राज्यों से है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से। अब यहाँ पर कुछ सूक्ष्म चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा की लंबाई 1550 किलोमीटर है। कितना है? 1550 किलोमीटर है। वहीं यदि बिहार में आप ले लें, बिहार में गंगा की लंबाई और पश्चिम बंगाल में गंगा की लंबाई, तो पश्चिम बंगाल में 550 किलोमीटर और यहाँ पे 450 किलोमीटर। क्या डाटा सही है? मैं ज़रा सा एक बार कंफर्म कर लूँ। 445, 520, एक मिनट, इसको 520 कर लीजिए और इसको 445 कर लीजिए, ठीक। तो बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अब यहाँ पर यदि आप एक चीज़ नोट करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है।
इन 28 जिलों में बिजनौर से प्रवेश करेगी गंगा नदी, बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से बाहर निकलती है। ठीक है, तो जो गंगा नदी है वो बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से कहाँ बाहर की ओर निकल जाती है। अब इसके बाद अब बिहार की यदि बात करें, तो बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इन 12 जिलों में पटना में गंगा की, बिहार की बात हो रही है, ठीक ना। तो बिहार में पटना में गंगा की लंबाई 99 किलोमीटर है, 99 किलोमीटर है। और ये प्रश्न टीआरई में बना हुआ था, टीआरई 2.0 में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि गंगा नदी की, बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है, तो ये पटना में है, कुल 99 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो चीज़ें प्रश्न एक बार आयोग ने बना दिया है, मैं उन फैक्ट को भी यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गंगा नदी के बारे में ये चीज़ें मैंने बताया और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अब जब उत्तराखंड में गंगा नदी बनती है तो उससे पहले उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग होता है। तो अब उन पंचप्रयाग को हम लोग यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, आप लोग भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक और कंसंट्रेट होकर के आप देखेंगे और समझेंगे। एक चीज़ मैं और नोट करना चाहता हूँ, यहीं पर मैं नोट कर दूँ कि उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा होगा, वैसे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग पर जोर डालिए, तो कानपुर है। कौन सा शहर है? कानपुर है। इसी कारण कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। मानचेस्टर किसके लिए है आप लोग जानते होंगे, मानचेस्टर का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है। किससे है? सूती वस्त्र उद्योग से है। और सूती वस्त्र उद्योग को विकसित होने के लिए यदि सबसे अहम कोई कारक होता है तो वो जलापूर्ति होता है। जहाँ पे जल की आपूर्ति अधिक हो सके वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ है। विश्व में आप जितने भी सूती वस्त्र देखेंगे वो सभी किसी न किसी समुद्र तटीय क्षेत्रों में हैं या नदी के किनारे या झील के किनारे अवस्थित हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग है। एक चीज़ यहाँ पर कानपुर के बारे में आप लोग और नोट कर लीजिए कि कानपुर में ही सर्वप्रथम देखिए, हो सकता है दिखाई न दे तो आप लोग सुनते रहिए, कानपुर में ही सर्वप्रथम भारत का ऊनी वस्त्र स्थापित किया गया। ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। ठीक है, तो कानपुर में सर्वप्रथम भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। ठीक, तो यहाँ पर ये जो फैक्ट चीज़ें थी मैंने नोट कर दिया। अब आप लोग इसे एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, ये याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि भारत में नहीं, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। ये भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उसके अलावा 2 देशों से, भारत और बांग्लादेश से। उत्तर प्रदेश में यह 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, जिनमें यह बिजनौर में ये प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है।
बिहार के यह 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई भी यहाँ पर नोट किया गया है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में इसकी लंबाई 1550 किलोमीटर, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जानते रहिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जब गंगा नदी का नामकरण नहीं हुआ होता है तो इसके पहले अलकनंदा में मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और उधर भागीरथी है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनको पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पंचप्रयाग के बारे में जानेंगे और बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ उत्तराखंड के पंचप्रयाग, उत्तराखंड के पंचप्रयाग, पंचप्रयाग यानी कि 5 प्रयाग होता है, ठीक है। अब आइए एक मैं शॉर्ट ट्रिक पहले से मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। यहां से यशोदा बाई माँ है। यशोदाबाई क्या है? माँ है, ठीक है। अब इसके आगे प्रश्न बन जाएगा कि यशोदाबाई माँ है तो किसकी माँ है? यहाँ पर किसकी माँ है, ठीक है। तो यशोदा में वाई, बाई में बी, यहाँ पर यम और यहाँ पे ए, यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। अब वाई से यमुना हो गया, क्या हो गया? यमुना। बी से भागीरथी, बी से भागीरथी। यम से मंदाकिनी, मंदाकिनी। और ए से अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक। ये चीज़ आपका एक ट्रिक बन गया कि यशोदाबाई माँ है, किसकी माँ है? अभी इसका जवाब मिलेगा। तो जो यशोदाबाई माँ है तो किसकी माँ है? तो ये धौनपी की माँ है। किसकी माँ है? धौनपी की माँ है। धौनपी की माँ है। तो धौनपी क्या है? धौनपी अब इनकी बिटिया हो गई, पुत्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए कि यमुना में एक ग्लेशियर मिलेगा जिसे यमुनोत्री कहेंगे और यहीं के निकट एक बंदरपूछ है जहाँ से यमुना नदी निकलेगी। भागीरथी में यदि आप देखें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा मुख्य नदी हो गई। और यहाँ पर ये यमुना नदी है ना ये, और ये यमुना नदी। अब इसके बाद भागीरथी और ये मंदाकिनी, भागीरथी मंदाकिनी। अब भागीरथी नदी में ये जो हिमानी है और ये हिमानी, तो इसका नाम आप नोट कर लीजिए। अब मैं नोट कहाँ करूँ? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे उसी में मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी निकलेगी। अलकनंदा सतोपंथ से निकलेगी, सतोपंथ से निकलेगी, ये हिमानी है, ठीक है। अब देखिए मंदाकिनी नदी के तट पर और अलकनंदा
नदी के तट पर दो बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल हैं, उनका नाम केदारनाथ और बद्रीनाथ है। तो जो बद्रीनाथ है ये सतोपथ यानी कि अलकनंदा पर है। बद्रीनाथ अलकनंदा पर कौन सी मंदिर है? तो यहाँ पर ये बद्रीनाथ और यहाँ पर केदारनाथ, ये केदारनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ हो गया। अब धौनपी की माँ है, तो धौनपी को आप ऐसे भी लिख लीजिए, धौ न पी, ठीक है। तो ये 3 नदियां हैं, हो गई क्रमशः। देखिए ठीक, धौ से होगी धौली गंगा, धौ से धौली गंगा, न से नंदाकिनी, नंदाकिनी, पी से पिंडार, ठीक। इतना बात समझ यदि आप लोग को आया तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक वही है कि यशोदाबाई माँ है, म में और फिर आ का मात्रा है, तो म से मंदाकिनी, आ से अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा बद्रीनाथ पर है, मतलब अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ धार्मिक स्थल और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धार्मिक स्थल है। और भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और ये यमुनोत्री से निकलती है। ये जो हिमानी है ये यमुनोत्री है, ठीक है, यमुनोत्री। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ तक कर देता हूँ बस। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भागीरथी है, ये मंदाकिनी है, ये अलकनंदा लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ट्रिक के साथ। अब इसके बाद अब इनका देखिए प्रयाग होता है, इसी को पंच प्रयाग कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये पंच प्रयाग नाम से जाना जाएगा। तो इसका कौन कौन सा ट्रिक हो सकता है? तो इसमें देखिए एक ट्रिक हो सकता है कि अब पंच प्रयाग का ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पंच प्रयाग का ट्रिक, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। आप देखिए देवरू, कान, विष्णाबा, ठीक, ये है ट्रिक। आप लोग भी चाहे तो कोई दूसरा ट्रिक बना सकते हैं। वैसे एक थोड़ा सा मैंने फनी एक ट्रिक बना दिया। जैसे आप लोग यदि भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो बड़ा लीचड़, बड़ा फूहर गाना ये लोग निकालते हैं कि यहाँ पर जैसे देवरू, कान, विष्णाबा। अब विष्णा का मतलब जो भी समझ लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर वो लोग तो ऐसा ऐसा गाना निकाल देंगे देवरू के नाम से कि एकदम बिल्कुल पूरा समाज बर्बाद कर देंगे वो सब। चलिए अब यहाँ पर द से मतलब देखिए, द से देव का मतलब, यहाँ पर देव का मतलब, ठीक है। तो देव का मतलब यहाँ पर देवप्रयाग, कौन सा प्रयाग? तो देवप्रयाग। यहाँ पर रू से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। यहाँ पर क से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और न से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और वी से विष्णुप्रयाग, वी से विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग हो गए आपके, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अब ये जितने भी प्रयाग हैं ये अलकनंदा नदी पर ही है। अब अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा का नंदाकिनी से जहाँ पे संगम होगा उसे नंदप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा का जहाँ पे पिंडार से संगम होगा उसे कर्णप्रयाग कहेंगे। और अलकनंदा का मंदाकिनी से जहाँ पर संगम होगा उसे रुद्रप्रयाग कहेंगे। अलकनंदा का भागीरथी से जहाँ पर संगम होगा उसे देवप्रयाग कहेंगे। अब यहाँ से, अब यहीं से जो ये नदी है अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों मिल करके एक संयुक्त धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। और यहाँ पर ये हरिद्वार में, हरिद्वार से ये नीचे उतरती है और मैदानी क्षेत्र में जाती है। ये थोड़ा सा गोला हो गया, इसको थोड़ा सा सीधा में कर दूँ, इसको थोड़ा सा और सीधा यदि कर दिया जाए तो ये हो गया। ये अब यहाँ से ये मैदानी क्षेत्रों में गंगा
नदी प्रवाहित होती है। अब यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाएगा, गंगा। अब यहाँ से ये नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। इसके पहले यह कई धाराओं से मिल करके ये बनती है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, जहाँ से गंगा नदी बनती है और हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है। अब एक जरा सा चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लेंगे कि भागीरथी से एक नदी आकर के उत्तराखंड के टिहरी में मिलती है, उत्तराखंड के टिहरी में मिलती है। इसका नाम भिलंगना है। क्या नाम है? भिलंगना है। ठीक है। तो ये जो नदी भागीरथी से भिलंगना मिलती है, यहीं पर टिहरी गढ़वाल में है ना, टिहरी गढ़वाल में जिले में, यानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ही भागीरथी से भिलंगना नदी का संगम होता है। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? तो ये टिहरी बांध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है टिहरी बांध। और सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो यह भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। और यह जो टिहरी बांध है, इसका बहुत इन्वायरमेंटल इश्यूज भी रहा है, इसलिए यह चर्चा में सदैव बना रहता है। ठीक है। तो यह देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है। तो पंचप्रयाग का ट्रिक यहाँ पर हो गया। यहाँ पर उत्तराखंड के जो नदियाँ हैं उनका भी ट्रिक है। यशोदाबाई माँ है, तो ये जो माँ में जो आ है वो सबसे बड़ी है, तो अलकनंदा सबसे बड़ी है। और अलकनंदा किसकी माँ है? तो धौनपी की माँ है। तो धौनपी कौन है? तो धौली गंगा है, नंदाकिनी है और पिंडार है। और ये सभी अलकनंदा से मिलते हैं, जिनका संगम होता है। उसके लिए भी एक ट्रिक है, देवरू कान विष्णाबा। तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग और विश्व क्या हो गया आपका? विष्णुप्रयाग। मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ शायद तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। देव हो गया, रू हो गया, क हो गया, न हो गया, वी हो गया। ठीक है। तो ये जो है, तो ये देवप्रयाग हो जाएगा। देव से देवप्रयाग, रू से रुद्रप्रयाग, बहुत शानदार ट्रिक है। कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इतना हो गया। ठीक है। तो ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हो गए। अब मैं मिटाऊं तो फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को मैं नोट करूं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग चाहे तो इस स्क्रीनशॉट को लेकर के अपना एक पीडीएफ भी तैयार कर सकते हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पीडीएफ बना लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। चलिए, अब मैं इसको मिटाऊं। इधर का मिटा रहा हूं, आप इधर का नोट भी करते रहिए। देखिए, जब आप यदि पढ़ रहे होते हैं तो आप कापी पेन लेकर के बैठें और इसको हमेशा नोट्स करते रहें और मैप का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और जितना अधिक आप मैप का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छे से ज्योग्राफी आपको समझ में आएगा। यदि मैप का प्रयोग नहीं करेंगे, फिगर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप भूगोल को सीख नहीं सकते हैं। भूगोल एक सीखने का विषय है, रटने का, याद करने का विषय नहीं है। इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, कि यहाँ पर अलकनंदा तो देखिए मुख्य नदी हो गई। अलकनंदा ये मुख्य नदी होगी। अलकनंदा से भागीरथी, उत्तर से दक्षिण से चलिए तो अलकनंदा से भागीरथी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? आप देख सकते हैं कि देवप्रयाग मिलेगी। अलकनंदा से मंदाकिनी मिलेगी। मंदाकिनी मिलेगी। तो ये कहाँ पर मिलेगी? आप नोट कर दीजिए। अलकनंदा से पिंडार मिलेगी। पिंडार मिलेगी। अलकनंदा से
नंदा से नंदाकिनी मिलेगी, नंदाकिनी मिलेगी। अलकनंदा से कौन सी मिलेगी? धौली गंगा, धौली गंगा। ये कहाँ कहाँ मिलेंगी? तो आप देख रहे हैं कि इनका जो हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी ये मिलेंगी देवप्रयाग में। कहाँ मिलेंगी? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। ये अलकनंदा से पिंडार कर्णप्रयाग में। अलकनंदा से नंदाकिनी मिलेगी नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में। और अलकनंदा से धौली गंगा मिल जाएगी विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में। तो यही देखिए पंच प्रयाग है। क्या है ये? यही पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और भी आगे नोट कर सकते हैं। आगे जब ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं तब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा प्लस यमुना जहाँ पे मिलती है, गंगा और यमुना जहाँ पे मिलेंगी उसे प्रयागराज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयागराज। ठीक है। और प्रयागराज में भारत का सबसे बड़ा कुंभ लगता है और इस समय करंट टाइम में कुंभ मेला लगा हुआ है और इस समय यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ एक हमारे बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो उनके अनुसार तो यहाँ पर बहुत से लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अन्य लोगों को यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आप लोग भी जा सकते हैं। चलिए, अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग हो गया। अब इसके बाद हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो इसके बाएं तरफ से आकर के मिलने वाली नदी और इसके दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली नदियों के बारे में हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा वहाँ से, और फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके लिए मैं कोई ट्रिक तो नहीं बता पाऊँगा इसके आगे का जो है, क्योंकि ट्रिक वहाँ पे काम करता है जहाँ पर 2-4-5 चीज़ें हैं। बहुत बड़ी नदी की ये तंत्र है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है। अधिकतर बाएं तट से पूछा जाता है और दाएं तट से पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदी के बारे में यहाँ पर हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, गंगा की सहायक नदी। लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों हम लोग सहायक नदियों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग हिमालय बना लेंगे। हो नहीं पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ या इसी को मिटा दे रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। तो मैं इसी को मिटा दूँ तो ऊपर से लिखूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा ना, और फिगर बनेगा तो दिखाई देना जरूरी है। ये यमुना को भी मैं यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ से। ठीक। अब देखिए, गंगा की सहायक नदी बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। बाएं का मतलब जो ऊपर से मिलेंगी वो बाएं, जो नीचे से मिलेंगी वो दाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हिमालय हो गया, ये क्या हो गया, हिमालय हो गया। ऊपर से ले लीजिए, हिमालय हो गया। ठीक है। अब इस हिमालय में, इसी हिमालय में तमाम प्रकार की हिमनद है और उस हिमनद से ही
गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं बाएं तरफ से आकर के मिलती हैं और दाएं तरफ से आकर के मिलने वाली नदियों में पठारी क्षेत्रों से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक नदी बना लीजिए, मुख्य नदी गंगा को, मुख्य नदी यहाँ से ये हो गई गंगा नदी, मुख्य नदी हो गई गंगा। अब इसके बाद एक नदी यहाँ से आ रही है, ये हो गई यमुना नदी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो गई? यमुना नदी हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ यमुना। अब यमुना देखिए नीचे से मिल रही है तो ये दाहिने साइड से होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहीं यमुना के ही सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यमुना की जो मुख्य सहायक नदी में है तो इनमें आपको मिल जाएगा चंबल नदी। ठीक है, कौन सी नदी? यहाँ से चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी निकलती कहाँ से है? तो महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू से। ठीक है, महू से निकलती है और इस चंबल की एक सहायक नदी अरावली सीढ़ी से होकर के आएगी। यहाँ से अरावली से होकर के ये आएगी, इससे कहेंगे बनास। क्या कहेंगे? बनास नदी। ये बनास नदी हो गई। और ये कौन सी नदी हो गई? तो ये हो गई चंबल नदी। अब इस चंबल की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? तो ये क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती। ठीक है, तो ये क्षिप्रा, यहाँ पे क्षिप्रा, यहाँ पर ये पार्वती, नहीं पार्वती नहीं, काली सिंध होगा। ये काली सिंध है, ये काली सिंध और ये पार्वती। ठीक, ये तीन जो नदियां हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है। और बनास भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो चंबल की देख रहे हैं चार सहायक नदियां, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ठीक, ये क्रम भी है, पूछता है कि चंबल नदी कौन सी सहायक नदी का क्रम पश्चिम से पूर्व है। अब इसके बाद यमुना में जाकर के मिलने वाली नदियों में, यमुना में जाकर के मिलने वाली नदियों में देखिए तो सिंध, बेतवा और केन। यहाँ से सिंध, बेतवा और ये केन। तो सिंध, बेतवा और केन हो गया। ठीक, अब केन के बाद एक नदी टोंस नदी जाती है। जो टोंस नदी होगी ये सीधे जाकर के गंगा से मिलती है। टोंस नदी सीधे जाकर के गंगा से मिलती है। अब यहाँ पर जहाँ पे यमुना का गंगा से संगम हो रहा है तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि कौन सा है? प्रयागराज है। यहाँ पे क्या है? प्रयागराज को मैं पी लिख दे रहा हूँ। प्रयागराज में ही एक क्षेत्र है जिसे मेजा सिरसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजा या सिरसा। तो मेजा सिरसा में टोंस नदी सीधे जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत से यानी कि दक्षिण की तरफ से आने वाली कौन सी नदी जो गंगा में सीधे तौर पे मिलती है? तो एक टोंस और एक सोन नदी। तो एक सोन नदी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो पहले आप इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ, सिंध, बेतवा और केन। ये क्या है? सिंध है, ये बेतवा और ये केन। सिंध, बेतवा और केन। और ये टोंस हो गया। ये कौन सी नदी हो गई? तो ये नदी हो गई टोंस। टोंस, और टोंस सीधे जाकर के गंगा में मिलती है। बेतवा है। ठीक है, बेतवा को आप देख लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है बहुत। मुख्य रूप से इनमें सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है बेतवा है। तो बेतवा ये झांसी, ठीक है, झांसी के आसपास हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में यमुना से मिलती है। और इसी बेतवा नदी में ही, बेतवा नदी पर ही झांसी में एक बांध बनाया गया है। बांध बनाया गया है, उस बांध का क्या नाम है? तो उस बांध का नाम परीक्षा है। क्या नाम है? परीक्षा बांध।
ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षा भी होता है इसलिए परीक्षा बांध पूछा जाता है। तो परीक्षा बांध पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो यह बेतवा नदी पर है। और कहाँ पे है, तो ये झांसी में है। कहाँ पर है, ये झांसी में है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बेतवा नदी पर ही है। और ये हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो ये हमीरपुर में मिलती है। हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। इसका एक ट्रिक होता है, बेतवा हमार केकर बेटवा, तो हमार बेटवा, तो बेटवा हमार होगा ना। तो ये बेटवा हमार का मतलब बेतवा, हमार का मतलब हमीरपुर में मिलेगी। और झांसी में ही क्या है, परीक्षा बांध इस पर बनाया गया है। ठीक, अब इसके बाद इस गंगा नदी से देखिए एक नदी आकर के कन्नौज में मिलेगी। इसे कहेंगे रामगंगा। क्या कहेंगे, रामगंगा। कहाँ पे मिलेगी, तो कन्नौज में मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये, तो ये कन्नौज में मिलेगी, कन्नौज में। अब रामगंगा के बाद आप इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अब ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसको आप यहाँ कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित कर दिया जाए, ये हो गया। ठीक है, तो ये रामगंगा, ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये नदी हो जाएगी राम गंगा। अब इसके बाद रामगंगा से थोड़ा सा आप आगे आइए। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये यमुना और गंगा का संगम हुआ तो ये प्रयागराज, ये हो गया मेजा। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर तो एक यहाँ से एक नदी छोटी सी है। ठीक है, ये नदी, तो ये कौन सी नदी है, तो ये है वरुणा नदी। कौन सी नदी है, वरुणा नदी। और ये वरुणा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये वरुणा नदी गंगा से वाराणसी में या काशी में या बनारस में मिलती है। और इसी वरुणा नदी के नाम पर ही बनारस का नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक है, तो वरुणा और प्लस 80 घाट को मिला करके वाराणसी बना है। तो वरुणा नदी ये बनारस में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब इसके बाद आप देखें तो अब एक गोमती नदी आएगी। गोमती नदी आएगी यहाँ से फुलहर झील से। फुलहर झील से ये ज़्यादा दूर हो गया, थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए बनारस से, चूँकि ये ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई, तो ये गोमती नदी हो गई। गोमती नदी कहाँ से, तो ये फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। और ये फुलहर झील कहाँ है, तो पीलीभीत में है। तो पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। प्रश्न ये बनता है कि गंगा नदी से, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होने वाली मिलने वाली नदी कौन सी है। तो यानी गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होती है, तो इसका जो उत्तर होता है ये गोमती नदी ही है, जो कि मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होती है और आकर के गंगा नदी में ये गाजीपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, तो गाजीपुर में ये मिल जाएगी। अब यहीं गोमती नदी में ही एक और नदी आकर के मिल जाएगी, एक और नदी आकर के मिलेगी। ये इसे कहते हैं सई नदी। क्या कहते हैं, सई नदी। क्या कहेंगे, सई नदी। और ये कहाँ पे मिलती है, तो जौनपुर में। कहाँ मिलेगी, जौनपुर में। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब हम लोग बिहार में चलेंगे। बिहार वाले में देखेंगे कि कौन कौन सी नदी मिल रही है। तो यहाँ पर आप मुख्य नदी याद करिए सिर्फ दो को, रामगंगा को और गोमती को। ठीक है, ये इसका क्रम भी है पश्चिम से पूर्व, तो रामगंगा और गोमती हो गया। तो रामगंगा, गोमती। अब इसके बाद एक नदी आएगी घाघरा नदी। एक नदी आएगी घाघरा। तो ये कौन सी नदी हो गई, तो ये नदी हो गई घाघरा। ठीक है, ये नदी हो गई घाघरा। और घाघरा गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो घाघरा गंगा नदी में ये बिहार के छपरा में मिलती है। कहाँ मिलती है, बिहार के छपरा में घाघरा नदी गंगा से मिल जाती है। अब इसके बाद घाघरा के बाद यानी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा। अब इसके बाद गंडक। ठीक है, तो जो गंडक नदी है ये नेपाल हिमालय से निकलेगी, नेपाल हिमालय से निकलेगी। और नेपाल के साथ ये सीमा बनाते हुए आएगी। और ये है गंडक। कौन सी नदी है ये, तो गंडक नदी। अब ये जो गंडक नदी है ये कहाँ पर आकर के मिलती है, तो ये गंडक नदी पटना के करीब आकर के मिल जाती है। अब यहीं दक्षिण से ही एक नदी जाएगी, दक्षिण भारत से एक नदी जाएगी यहाँ से,
ठीक है, ये नदी, ठीक है, बल्कि इसे ये कर लीजिए। तो ये जो नदी है इसे कहते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जो अमरकंटक के पठार से निकलेगी और जाकर के ये पटना में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। और उसी के आसपास गंडक नदी भी गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। और ये भी सवाल टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 3.0 या 2.0 पूछा गया था कि कौन सी नदी नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। तो अब यहाँ पर देखिए गंडक नदी होगी। गंडक के बाद एक छोटी सी नदी आप देखेंगे बागमती, है ना, बागमती। तो यहाँ पर मैं इस कलर का यूज़ कर दूँ तो यहाँ से एक ये बागमती हो गई। ये कौन सी नदी हो गई? तो बागमती। अब बागमती के बाद गंडक के पास, गंडक के आगे बागमती, बागमती के आगे आपको मिलेगी कोसी नदी। ये कोसी नदी को नज़दीक रहना चाहिए, थोड़ा सा दूर हो गया। ये हो गई कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और ये कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो भागलपुर में मिलती है। कहाँ पे मिलेगी? तो ये भागलपुर में मिलेगी। गंगा से कहाँ मिलेगी? ये भागलपुर में मिलेगी, भागलपुर, ठीक है। अभी कोसी के बारे में बताऊंगा, या अभी मैं आप नोट करिए। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही फेमस है, विख्यात है। और ये अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है, जिस कारण से बाढ़ ये बहुत अधिक ला देती है। उन क्षेत्रों में भी बाढ़ चला जाता है जिन क्षेत्रों में बाढ़ जाने की संभावना नहीं रहती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ चला जाता है। इस कारण से बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसलिए कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये हो गया कोसी नदी। अब एक नदी और आएगी, ठीक है, एक नदी आएगी महानंदा, जो पश्चिम बंगाल में मालदा से मिलेगी। यहाँ पर एक नदी आएगी महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। और ये कहाँ पे आके मिलेगी? तो ये फरक्का नहीं, मालदा में, मालदा एक स्थान का नाम है पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ से देखिए शुरुआत हो गया किसका? पश्चिम बंगाल का। अब यहीं से एक नदी, इसको मैं मिटा रहा हूँ मालदा को, यहीं से गंगा की एक नदी वितरिका के रूप में ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हुगली के नाम से। और इस हुगली को विश्वासघाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी कहा जाता है। अच्छा देखिए, विश्वासघात क्या होता है कि जैसे कि आपने कहा कि आप के साथ ही हम हमेशा सदैव बने रहेंगे, आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे, और चलते रहेंगे, और आप चलते भी गए, मेरा विश्वास आप पर बना रहा। लेकिन जब अंत समय आया, लक्ष्य की प्राप्ति होने की समय आई, तभी आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तो आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे? विश्वासघाती हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जैसे ही गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक पूरी चली, और जैसे ही इसका अंतिम समय आया और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के विसर्जित होने वाली ही थी, तभी हुगली ने कहा कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दे रही हूँ। तो इसके संदर्भ में, गंगा नदी के संदर्भ में हुगली क्या होगी? विश्वासघाती होगी। इसलिए हुगली को विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही हुगली इससे अलग हो जाती है, तब जाकर के गंगा पुनः भागीरथी के रूप में जानी जाती है। तब जाके गंगा क्या हो जाती है? पुनः भागीरथी के नाम से ये जानी जाती है। अब ये भागीरथी फिर आगे जाती है, और आगे जाने के बाद, ठीक है, आगे जाने के बाद यह बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, अब ये बांग्लादेश हो गया, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इधर से एक जमुना नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है? यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, तब बात समझ में आया कुछ। चलिए, ये खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ से
एक नदी आएगी, चलिए मान लेते हैं। ये जो नदी है मानसरोवर झील के निकट है ना, चेमुयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलेगी। चेमुयुंगदुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलेगी और आकर के ये गंगा में मिलेगी। ठीक है, किससे मिलेगी? गंगा में। तो ये चेमुयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में इसे दिहांग दिबांग के नाम से, दिहांग दिबांग असम में आकर के ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये जमुना और पद्मा इन दोनों का सम्मिलन होता है, मिलन होता है, वो बांग्लादेश के एक स्थान पर होता है। उसका क्या नाम है मैं नोट किया था, 1 मिनट जरा समय देख लूँ। तो कहाँ पर? ये ग्वालंदो, यहाँ पर ग्वालंदो। ठीक है, तो ग्वालंदो में पद्मा का जमुना से मिलन होता है। तब आगे जाकर के यह पुनः दूसरी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और आगे जाकर के यह मेघना के रूप में प्रवाहित होती है और बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है और यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसी डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा या सुंदरबन की डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। तो ये देखिए, इस गंगा की एक सहायक और उप सहायक नदी, सहायक नदी रही। सहायक में ऊपर की तरफ से जितनी भी नदियां हैं ये लेफ्ट साइड से, नीचे की तरफ से जितनी नदियां हैं राइट साइड से। अब इनमें देखिए सवाल क्या है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों को तो आप याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी इनमें लगभग 1-2 चीज़ों को छोड़ करके, जैसे कि कुछ नदियों क्रम है, जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तो इनका क्रम है। तो इनका क्रम पूछा जाता है कि बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गंगा में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी। गंगा में बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? तो सबसे पहले रामगंगा। कौन सी नदी होगी? रामगंगा। सबसे पश्चिम में रामगंगा, जो मुख्य है वहीं लिखूंगा मैं, वरुणा को, बागमती को, ये सबको नहीं लिखूंगा। तो रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एक महानंदा कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब गंगा में दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी में, गंगा में दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी। अब इसमें आप देखें तो सबसे पहले यमुना। कौन सी नदी? यमुना के बाद टोंस है, ठीक है, सोन है, यमुना है, टोंस है और सोन है। ये मुख्य है जो गंगा से मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है छिपरा है, काली सिंध है, पार्वती है, ये किससे मिलती है? चंबल से मिलती है। ये कौन सी नदी है? चंबल। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है ये? यहाँ पर ये चंबल नदी है, ठीक है। तो चंबल नदी, तो यमुना, टोंस और सोन ये मुख्य हो गया। अब यमुना की सहायक नदियाँ होंगी। अब इनमें से देखिए ये जो दोनों हैं, जो ये दोनों नदी है टोंस और सोन, ये दोनों नदी, टोंस और सोन, ये दोनों नदी प्रायद्वीपीय भारत से
भारत से आकर सीधे मिलने वाली नदी है, आकर गंगा में सीधे, प्रायद्वीपीय भारत से गंगा में प्रायद्वीपीय भारत से आकर सीधे मिलने वाली नदी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गंगा में प्रायद्वीपीय भारत से आकर सीधे मिलने वाली नदी जो डायरेक्ट मिलती है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि टोंस और सोन गंगा में ये डायरेक्ट सीधे मिलती है। अब जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बारे में कुछ चीज़ों को आप लोग नोट करिए। ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो यह यमुनोत्री से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। गंगा की मैदानी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली सहायक नदी एकमात्र है, कौन सी नदी है? गोमती नदी, जो फुलहर झील से निकलती है। अब यमुना की यदि सहायक नदी की बात करें तो यमुना की सहायक नदियों की यदि आप बात करें तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ यमुना की सहायक, यमुना की सहायक। तो यमुना की सहायक में मुख्य रूप से आपका चंबल, कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल के बाद सिंध बेतवा केन, कौन सा? सिंध है, बेतवा है और केन है। ठीक है, सिंध बेतवा और केन, केन को मैं यहाँ लिख दूँ, सिंध बेतवा और केन है। ठीक है, अब देखिए चंबल की सहायक नदी कौन सी है? इस चंबल की सहायक नदी, तो सहायक में आप देखें तो छिप्रा, काली सिंध, पार्वती। छिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है। और ये जो हैं छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये दाहिने साइड से आकर मिलने वाली नदी है और बाएं साइड से आकर मिलने वाली नदी में बनास है। कौन सी नदी है? बनास है। और ये कहाँ से मिलेगी? लेफ्ट साइड से मिलती है। और बनास कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली के आसपास से निकलती है। ठीक है, अरावली के आसपास से निकलती है। अब इसे आप चाहें तो एक भारत का मैप बना करके आप दर्शा सकते हैं, लेकिन इतनी अधिक नदियाँ हो जाएंगी कि उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि सघन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं घना हो जाएगा और उसमें आप कोई चीज़ नोट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नंबरिंग करके नोट कर सकते हैं कि 1 नंबर की नदी, 2 नंबर की नदी, 3 नंबर की नदी कौन कौन सी है, तो उसका आप नाम नोट कर सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।